सभा में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी प्रस्तुति नाटक सूरज का 7वां घोड़ा। नाटक की कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। नाटक का नाट्य रूपांतरण किया है NSD ग्रेजुएट हैप्पी रानाजीत ने। आज की हमारी प्रस्तुति है, उसकी अवधि 1 घंटा 15 मिनट है। बीच में कोई मध्यांतर नहीं होगा। आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध है कि कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर लें अथवा शांत मुद्रा में कर लें। तो लीजिए, आप सबके लिए शूलिनी क्रिएटिव स्टूडियोज की तरफ से शूलिनी थिएटर फेस्टिवल के चंडीगढ़ चैप्टर में सूरज का 7वां घोड़ा। ये लड़की बिल्कुल निकम्मी है। मानिक मुल्ला के कमरे में बैठकर सपनों का मनोविज्ञान पढ़ रही है। अरे ये पाखंडी है। एक काम करते हैं, निकालते हैं इसे बाहर। अरे मानिक बाबू जल्दी आइए। क्या कर रहे हो भाई? अब बोल, कितनी कहानियां सुनेगी तू? मानिक बाबू के पास ढेरों कहानियां हैं, किस्म किस्म की कहानियां। आप कहानीकार है? नहीं। तू पूछ तो सही। फिर इतनी सारी कहानियां लाते कहां से हैं मानिक बाबू? हम सभी के जीवन में ढेरों कहानियां होती है। कुछ याद रह जाती है और कुछ तो हम भूल जाते हैं। मैं तो बस उन्हें बता देता हूँ। ये मुल्ला आपका उपनाम है? ना, मुल्ला जाति।
असल में हम कश्मीरी है। कश्मीर से आकर कब कैसे यहाँ बस गए, उसकी भी अपनी कहानी है। इन कहानियों में कोई मजा नहीं आएगा। फिर आज कुछ प्रेम कहानियां हो जाए। नहीं नहीं, कुछ ऐसी कहानियां कहिए जिससे समाज को भी कोई सीख मिले। अरे प्रेम कहानी से समाज को सीख मिलती है, बस हम सीखते नहीं। वैसे भी कोई भी प्रेम कहानी क्लास सिस्टम, इकोनॉमिक इम्बैलेंस या सोशल स्टेटस के बिना संभव ही नहीं। अरे अरे, चटाई और पट्टे आ चुके मानिक बाबू, अब आप कहानी शुरू करो। तो कहानी का शीर्षक नमक की अदायगी। मेरे घर के बगल में एक पुरानी कोठी थी। कोठी के पीछे एक छोटा अहाता था। अहाता में एक गाय रहती और कोठी में एक लड़की। लड़की का नाम जमुना था और गाय का नाम पता नहीं। मैं 10 साल का हुआ करता था और एक ही काम हुआ करता था। और ये रही गाय के लिए रोटी और जमुनिया के लिए ठेंगा। जमुनिया जमुनिया, और बोल। बस गलती हो गई, ये माफ कर दे। कहाँ छुपा रखा है, जल्दी निकाल। ये रही मनोहर प्रेम कहानियां और उसके अंदर नई फिल्म। उसके तो सारे गाने याद कर लूंगी। सारी सारी रात जगाता है यही, हंसाता है यही, रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तन्ना, कहानी पढ़ते पढ़ते और गाने याद करते करते जमुना 20 बरस की हो गई। ये लो, इस सदी की प्रेम कहानियां और नई फिल्म देवदास। पिछले 5 सालों से तुम्हारे लिए सस्ती प्रेम कहानियां ला रहा हूं। अब तो तुम इनकी योगानंदा जैसी लाइब्रेरी बना सकती हो। आज भी गाने याद करती हो? जमुना, भगवान की माया देखो। जमुना का ब्याह कहीं तय ही ना हुआ। 1-2 जगह बात तो चली, लेकिन कहीं कुछ हुआ ही नहीं। हाँ तो डोला 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 डोला। कब तक इधर देखकर गाने गाती रहोगी? अब तो पूरा चंडीगढ़ कहता है कि जमुनिया की शादी होगी तो हाँ तो तन्ना से होगी। अरे तन्ना 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 तन्ना। माँ तुम्हें पसंद करती है, हम दोनों की बिरादरी भी एक है। पर तुम्हारी माँ तो ये भी कहती है कि हम निचले गोत्र के हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि महेश्वर दलाल से पूरा मोहल्ला डरता है। अरे पूरा मोहल्ला मेरी तारीफ भी तो करता है। सब यही कहते हैं कि तन्ना जितना सीधा, सभ्य और विनम्र है, उसका बाप महेश्वर उतना ही झगड़ालू, घमंडी और ठरकी आदमी है। हमारा क्या होगा जमुना? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी। तन्ना, नालायक, कहाँ पर गया? बाबूजी बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। कल मैं माँ को मना लूंगी, वो तुम्हें घर बुलाएंगी, बात कर लेना और कल यही मिलूंगी। अरे हमें जाने दो। कल किस्मत की मार देखिए। उसी समय मोहल्ले में धर्म की लहर ऐसी चली कि तमाम औरतें जिनकी लड़कियां अनब्याही रह गई थी, जिनके पति हाथ से बेहाथ हुए जा रहे थे, जिनके बच्चे बीमार थे, जिन पर बहुत कर्जा हो गया था, सभी ने भगवान की शरण ले ली। हर गली चौराहे पर भजन कीर्तन होने लगे। और कमाल की बात तो यह है, इन धर्मों के पास हर समस्या का समाधान था। मेरी भाभी भी कैसे पीछे रहती, वो भी हनुमान चौधरी वाले बाबा से माला ले आई, नियम के मुताबिक भोग लगाने लगी। सुबह शाम पहली टिक्की गौ माता के नाम। पर असल असुविधा ये भी की, गाय थी नहीं हमारे घर पे, गाय थी जमुना के घर। क्योंकि दोपहर को मैं स्कूल जाया करता था, तो दिन की रोटी भाभी खिलाती और रात को मुझे जाना पड़ता।
अगली रात मैं गाय को रोटी खिलाने पहुंचा तो ए तन्ना, मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया, ला देना। सच सच बताओ, तुम आजकल मुझसे मिलते क्यों नहीं? क्या करूं, काम बहुत बढ़ गया। बड़की बहन घर का काम काज झाड़ू बर्तन सब करती है। सबसे छोटी बहन दुकान से हल्दी चीनी मिट्टी का तेल खरीदती रहती है। पूरा घर पानी से मुझे धोना पड़ता है। बड़ा मंडी झाड़ू करता है और मैं घर के जाले साफ करता हूँ। पिताजी के लिए हुक्का भरता हूँ और इतने में स्कूल जाने का वक्त हो जाता है। और तुम्हारी मंजली बहन? उसके तो दोनों पाँव बचपन से ही खराब है, बैठी रहती है कोने में और सारा दिन हम भाई बहनों को गाली बकती रहती है, जबकि उसके भी सारे काम हमें करने पड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बुआ खाना तो अच्छा बनाती है ना? अरे मुझे कैसे पता, मेरे स्कूल जाने तक घर में कुछ बनता ही नहीं और स्कूल से आने के बाद लकड़ी चीरनी पड़ती है, दिया बत्ती करनी पड़ती है, अरे अंगीठी भी बननी पड़ती है। तो तुम्हारी बुआ करती क्या है? करती है ना, शाम को हम भाई बहनों से हाथ पैर दबाती है। पिताजी कहते हैं बेचारी काम कर करके थक जाती है। हाँ? अच्छा ये बता, तूने सुबह से कुछ खाया? मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। मत जा, थोड़ी देर में ले आना। तो तुम वहां चबूतरे पर क्या कर रहे थे? अब मैं पढ़ाई नहीं करता, घर में एक ही लालटेन थी, वो भी अब बुआ के कमरे में जलती बुझती रहती है। मुझे माँ की बहुत याद आती है। तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। ये तुम्हारे लिए, खाओ। बस बस बस। तन्ना, आया आया। ठहरो। हम तो बस गाय को रोटी खिलाने आए थे, उसने खा ली। बैठो। यहां आकर बैठो। अब मैं चलूं? क्यों? हाँ, क्योंकि तब से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे और गाय हम दोनों को। तो बैठो, बातें करो। मुझे बहुत अकेला लग रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मानिक, बातें करो। स्कूल की बात बताओ। अरे सुनो, आज हाँ, भूगोल में स्विच कैनिल के बारे में पढ़ा है। अरे जलाउद्दीन अकबर को ही अकबर कहा जाता था, हिस्ट्री में पढ़ा है। अब मैं चलता हूं, मुझे नींद आ रही है। शाम के 6 बजे तुम्हें नींद आ रही है? भूख लगी है। ये देखो मालपुआ, देख के रहे हो? मुंह खोलो। अच्छा लगा? नहीं, हमको नमकीन पसंद है। तन्ना को मीठा पसंद है, उसके लिए लाई थी। तुम कल आओगे? मैं नमकीन बनाकर रखूंगी। अब क्या करते, नमकीन इतनी पसंद थी कि ना चाहते होकर भी हमें जाना पड़ा। नमकीन। गाय को रोटी खिला चुके, अब लाओ नमकीन। बैठो पहले। अरे मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छी। आज कुछ खास है क्या? ओ समझा, ये सब कुछ तन्ना के लिए है ना? तन्ना ने तो देखा भी नहीं। मुझे लगा वो मुझे अपने पास लेगा, गले लगाएगा, पर वो तो आया ही नहीं। नमकीन अच्छी थी। अब मैं चलता हूँ। कल तुम्हारे लिए कैथी की चटनी लाऊंगी। नहीं आऊंगा। सोच लो, तुमने मेरे हाथ से नमकीन खाई है। जो एक बार किसी के हाथ से नमक खा ले, उसे नमक अदा करना होता है, नहीं तो पाप लगता है। अगले दिन हम पहुंचे, क्या करते, नमक जो खाया था, पर वो उस दिन हमारे कंधे पे सिर रखकर खूब रोई और फिर बोली, असल में तन्ना बुरा नहीं है, उसका बाप महेश्वर बहुत
किराया अदा करना पड़ेगा, तो आना तो है। हम रोज मिलते रहे, दोस्ती बढ़ती रही, गाय हमें देखती रही, फिर अरे मानिक बाबू, नहीं, मैं बहुत खराब लड़की हूँ। असल में मेरा मन घबरा रहा था, इसीलिए तुमसे बात करती थी। पर ये सब, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती। मैं कल से नहीं आऊंगी। अगले दिन मुझे गाय को रोटी खिलाने जाना था, तो मैं गया। जमुना भी थी, नमकीन के साथ। फिर क्या, ये सब चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आगे क्या हुआ? प्रेम। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ? अक्सर प्रेम कहानियों का अंत जैसे होता है, प्रेमी देखते रहते हैं, प्रेमिका की शादी कहीं और किसी और के साथ हो जाती है। तो यहाँ भी वही हुआ। देवदास की तरह मैं और तन्ना देखते रह गए और जमुना की डोली उठ गई। ऐसे होती है मेरी और जमुना की कहानी खत्म। अरे अभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? अरे कहाँ रह गया आपका वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता, और इससे समाज कल्याण के लिए भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। बिना निष्कर्ष के मैं कोई कहानी सुनाता ही नहीं मित्रों। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हर घर में एक गाय होती तो यह स्थिति कैसे पैदा होती? अर्थात आर्थिक विषमता इस प्रेम का मूल कारण है। ना जमुना के घर गाय होती, ना मुझे उसे रोटी खिलाने ले जाना पड़ता, ना जमुना के हाथ से नमक खाना पड़ता, और ना ही मुझे नमक अदा करना पड़ता। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाए, हर घर में गाय होनी चाहिए, जिससे कि राष्ट्र का पशुधन बढ़े। है, यानी प्यार हो ना हो, गाय हो। बिल्कुल। अरे चुप रहे, पहले वाले निष्कर्ष से ये वाला निष्कर्ष ज्यादा अच्छा है। तो हम ये प्रतिज्ञा लें कि हम एक गाय अवश्य पालेंगे, जिससे हमारे देश में दूध घी की नदियां बहे, संतानों का स्वास्थ्य में बना रहे और पड़ोसियों का उपकार भी हो। पर इसे प्रेम कहानी कैसे कहेंगे? ये निष्कर्षवादी कहानी हो सकती है। अरे तो इसे निष्कर्षवादी प्रेम कहानी कहेंगे। इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है? मुझे ना जमुना के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत, जिससे प्यार किया उससे मिल नहीं पाई। कितनी कितनी दुखद कहानी है, और आप सब हंस रहे हैं। ओए, जमुना बहुत खुश थी, तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो खुश थी? जमुना और तन्ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे कि नहीं? पर उसने भी शादी कर ली ना। इंट्रोड्यूसिंग जमींदार एंड रामधन। लोगों के जीवन में ये मौका एक ही बार आता है, पर मेरे साथ ये तीसरी बार हो रहा है। पता नहीं ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य, पर तुम्हारा मेरे जीवन में आना निश्चित ही सौभाग्य है। तुम्हें पता तो होगा कि मेरी पहले भी 2 शादियां हो चुकी है। माँ ने बताया था।
तुम्हें बुरा तो लगा होगा, पति तीजा हूं और उम्र में तुम्हें पता है मेरी कितनी उम्र है? माँ ने बताया था, पिताजी से बस 4-5 साल छोटे हैं आप। फिर भी राजी हो गई? मेरी भी शादी की उम्र जा रही थी। बिरादरी में जो रिश्ते आए उन्होंने दहेज मांगा। माँ ने कहा कहीं जात पर जात में देने से अच्छा है कि। और तुम इस बुढ़े तिजाऊ से शादी करने के लिए राजी हो गई? माँ कहती है लड़का तिजाऊ है तो क्या हुआ, मर्द और दीवार जितना पानी खाए उतना पुख्ता। ये पुख्ता दीवार कुछ करे न करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। सोचो मत, न सास है न ससुर, न ननद न जेठानी, घर पैसा नौकर घोड़ा तांगा सब तुम्हारा। महारानी हो, मालकिन बनकर रहो, करो जो करने का मन। अब तो हंस दो। अकेले में यह घर मुझे मानो काटने को होता था। बड़े दिन हो गए सोए हो, अब तुम आ गई हो, अब आएगी चैन की नींद। मैं सो जाऊं, कल सुबह पूजा है। कुछ ही दिन में जमुना घर वापस आई, माँ बाप के साथ रही, फिर वापस जाने से पहले तन्ना से मिली, वही पुरानी जगह। खुश हो? कैसे है जमींदार साहब? ये तो इतने सीधे हैं कि 3 और 5 में फर्क भी नहीं समझते। जैसे कोई छोटा बच्चा हो। उनके पहले की बीवियों के मैके वालों ने सारी जायदाद ही लूट ली, नहीं तो सारा धन कहाँ जाता। मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ, तुम्हारे साले साली आएंगे तो सीधा बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। मुझे कुछ ना कहते तो बोले तुम इस घर की मालकिन हो, जो चाहे वो करो। क्या बताऊं कितना प्यार करते हैं मुझसे, 24 घंटे मुंह देखते रहते हैं मेरा। कहीं जाऊं तो आवाज देते हैं, अरे कहाँ गई सुनती हो। पड़ोसी जलते हैं, मैंने कहा जलते हैं तो जलने दो, मैं तो और जलाऊंगी। यहाँ देख लो, सोना चांदी से देह भर जा रहा है मेरा। देख लो, काम करने के लिए नौकर और घूमने के लिए तांगा। हमारी कहानी भी एकदम देवदास और पारो जैसी हो गई। तुम में हिम्मत होती तो कहानी ऐसी ना होती। तुमसे प्यार करता था, पर उसके लिए अपने पिताजी को छोड़ तो नहीं सकता था ना। तुम्हारे घर वालों ने कहा कि घर से मैं मैंने सुना तुम्हारी शादी तय हो गई, पर देवदास ने तो शादी नहीं की थी। तुमने मुझे भुला दिया ना। क्या वो मुझसे सुंदर है? तुम भी तो खुश हो, अब सब कुछ तो है तुम्हारे पास। रामधन, तांगा निकालो। और जमुना की कहानी खत्म। क्यों हंस रहा है भाई? ये दुनिया कितनी छोटी है, हम सब घूम फिर के यहीं आ जाते हैं। ओए, गोल गोल बातें मत बोल, साफ साफ बोल। आपने टांगे वाले का नाम क्या कहा? रामधन। हाँ, तो जमुना की कहानी यहाँ खत्म नहीं, शुरू होती है। उसकी शादी हमारे यहाँ के एक जमींदार से हुई, जो वारिस की चाह पे शादी किए जा रहे थे। जमुना कुछ दिन अपने मायके रही, फिर अपने ससुराल चली गई, पर कुछ कमी तो थी उसके जीवन में। जब से मायके से आई हो, देख रहा हूं बहुत खोई खोई सी रहती हो। क्या हुआ, सब ठीक है? जितने भी साधु संत पंडित आए, सब तुम्हारी तारीफ कर गए। भोजन भी अच्छा था और दान दक्षिणा भी। जाते जाते कह गए, पुत्रवती भव। मन छोटा ना करो जमुना, ऊपर वाले पे भरोसा रखो।
अच्छे दिन अवश्य आएंगे। ये लो रामायण पढ़ो। मुझे माँ बनना है। बारिश की चाह तो मुझे भी सताती है जमुना। बच्चे को देखने के लिए आंखें तरस गई। मैंने तो मन्नतें मांग ली, हर मंदिर हर दरगाह पर पैसे भी चढ़ा दिए, रोज रामायण भी पढ़ता हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मालिक, मालिक, नमस्ते मालकिन। मालिक, मैंने घोड़े को चना डाल दिया है और टांगा भी साफ कर दिया है। अब मैं चलूं? इधर आ, जरा पीठ दबा दे। अपने यहाँ एक पंडित से मिली थी। उन्होंने कहा कार्तिक भर भोर में गंगा स्नान कर चांदी देवी को पीले फूल चढ़ाओ तो घर में वारिस आएगा। हाँ तो करो ना, किसने रोका है? सूरज उगने से पहले जाना है। अकेले कैसे जाऊंगी? तुम चलोगे साथ? मैं जा पाऊंगा? सुबह ठंड तो बहुत होती है, ऊपर से आपको दमा भी तो है। इस उम्र में सुबह का जाड़ा आपके लिए जानलेवा हो सकता है। बाकी आप देख लीजिए। क्या करे जमुना? आप कहो तो मैं सुबह आ जाऊं, मालकिन के साथ चला जाऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। दूसरे दिन से सिलसिला शुरू। एक हफ्ते तक रोज रामधन अपनी मालकिन को गंगा घाट ले जाता, फिर वहां से मंदिर, फिर एक दिन माँ कसम, नहाने के बाद कांपती हुई मालकिन, इससे सुंदर नजारा किसी ने नहीं देखा होगा। मालकिन, मालकिन, रोज सुबह ये सब करने की क्या जरूरत है? एक औरत मां न बन पाए, उसका दुख सिर्फ उसी को पता होता है। तुम नहीं समझोगे रामधन। आपको तरीका मैं बताऊं, 100% कारगर। करोगे? जो बोलोगे सब करूंगी। बताओ। सफेद घोड़े की बाएं पैर की घिसी हुई नाल की अंगूठी बना के चंद्र ग्रहण की रात पहन लीजिए, बच्चा अवश्य होगा। तो लाओ, हमारा घोड़ा तो सफेद है। दिक्कत एक ही है, नाल मैंने कल लगवाई है और चंद्र ग्रहण है 4 दिन बाद। फिर कैसे होगा? रोज तांगा अगर 12 मील चले तो बात बन सकती है। तो चलाओ, किसने रोका है? मुझे अकेले को मालिक तांगा कहाँ देंगे, मगर आप साथ चलो तो। रोज तुम्हारे साथ इतना घूमूंगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे मेरी भोली मालकिन, सुनो, उसका भी तोड़ है मेरे पास। अभी आप 4 बजे निकलते हो, रोज सुबह 2 बजे निकला करेंगे। तांगा इतना तेज चलाऊंगा कि सुबह तक वापिस भी आ जाएंगे। मैं माँ बनूंगी ना? अरे आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश। याद रहे, रोज सुबह 2 बजे। रोज 12 मील चलना है। तांगा तेज चलाना। अरे आइए तो सही मालकिन। हुर्रा! इससे भी तेज, और तेज, 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 इससे भी तेज। और तेज रामधन। तांगा खूब चला, नाल भी घिस गई, उसकी अंगूठी भी बनी। जमींदार ने अपने हाथों से जमुना को पहनाई। जल्द ही जमुना को बेटा हुआ। कुछ ही दिनों बाद जमींदार साहब भगवान को प्यारे हो गए। पिछली छुट्टी में जब घर गया था, जमुना भी आई थी, मैं मिलने चला गया। जमुना, जमुना, ये लो देवदास पर नई फिल्म देवदी। आज भी गाने याद करती हो? तुम बिल्कुल नहीं बदले ना माणिक। शादी कब करोगे? मालकिन, मैंने सारा सामान बांध लिया है, अब हमें चलना चाहिए। अरे मानिक बाबू, नमस्ते। नमस्ते। अब तुम ही इनकी शादी का कोई उपाय बताओ रामधन। अरे बस इतनी सी बात। कहाँ गया? ये लो,
सफेद घोड़े की बाएं पैर की घिसी हुई नाल, इसको चंद्र ग्रहण की रात पहन लीजिए, बच्चा अवश्य होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा मतलब है। अब चले मालकिन। तो इस कहानी का शीर्षक रखते हैं घोड़े की नाल। भाई कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर किसी ने इसका सही अर्थ समझा? लो, अब इसमें कौन सी कठिन भाषा थी जो समझ में ना आए? इन कहानियों को अगर तुम सचेत होकर नहीं सुनोगे तो असल तत्व तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और हाथ में रह जाएगा सिर्फ भूसा। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जमुना जैसी नायिका की कहानी क्यों कही जाए, शकुंतला जैसी सीधी साधी या राधा जैसी पवित्र नायिकाओं के बारे में क्यों ना कहा जाए? एक बात बताओ, जिंदगी में तुम्हें कैसी नायिकाएं मिली हैं? जमुना जैसी या राधा और शकुंतला जैसी? मुझे नहीं पता, मेरा नायिकाओं के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है। आप बता सकते हो? दोस्तों, दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे चारों तरफ 90% लोग जमुना और रामधन की तरह हैं, लेकिन कहानीकार को अच्छे विषयों पे लिखना चाहिए। पर अगर किसी जमी हुई झील पर सिर्फ आधा इंच बर्फ और नीचे अथाह पानी और वहीं पर एक गाइड खड़ा हो जो हर आने जाने वाले को बस बर्फ दिखाए और पानी के बारे में ना बताए, तो ये बताओ, ये राहगीरों के साथ धोखा है या नहीं? क्यों नहीं? बिल्कुल। तो इसी तरह मानिक मुल्ला भी हमारा ध्यान उस अथाह पानी की ओर दिला रहे हैं जहां मौत है, अंधेरा है, गंदगी है, कीचड़ है। या तो दूसरा रास्ता बनाओ, नहीं तो डूब जाओगे। एक ओर नए लोगों का रोमानी दृष्टिकोण, दूसरी ओर बूढ़ों का थोथा आदर्श, झूठी मर्यादाएं, सिर्फ आधा इंच बर्फ है जिसने पानी की खूंखार गहराई को छिपा रखा है। यार, ये ज्यादा लेक्चर नहीं हो रहा ये सब? जमुना लोअर मिडिल क्लास की एक भयानक समस्या है। आर्थिक नींव खोखली है, उसकी वजह से प्रेम, परिवार, विवाह सभी की नींव हिल चुकी है और कुछ लोगों ने आंखें मूंद रखी हैं। असल में पूरे सिस्टम को बदलना होगा। तुम सिस्टम बदलो, हमको सोने दो। बहुत नींद आ रही है ना तुम्हें? तभी कहता हूँ कुछ पढ़ो लिखो, बकवास उपन्यास पढ़ती रहती हो। कुछ गंभीर पढ़ो, समाज का, उसका अर्थ, उसमें प्रगति और उसका साहित्य। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्ही ने सिर्फ पढ़ा है, मैंने क्या नहीं पढ़ा? मैं भी इसकी मार्क्सवादी व्याख्या दे सकती हूँ। क्या दे सकती हो? अरे अब रहने दो यार, अब मुझे सच में अरे तुम बताओ, क्या दे सकती हो? इसकी मार्क्सवादी व्याख्या इस तरीके से दी जा सकती है कि जमुना ह्यूमैनिटी का प्रतीक है। लोअर मिडिल क्लास यानी मानिक मुल्ला और अपर क्लास यानी जमींदार जो जमुना का उद्धार करने में असफल रहे। अंत में आता है श्रमिक वर्ग यानी रामधन जिसने उसे नई दिशा दी। बेचारी मार्क्सवाद पूरी दुनिया में जीत का झंडा गाड़ आई और हिंदुस्तान आके दम तोड़ दिया। तुम जैसे दो चार लोग और मिल जाए तो मार्क्सवाद भी खून के आंसू रोएगी। खून के आंसू? कुछ समझे? खून का रंग लाल होता है, लाल मतलब मार्क्सवाद। बड़ी दूर की बात कर दी आपने। भाई आज तो बहुत ही उमस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मानिक बाबू, हम सभी की जिंदगी में बहुत उमस है। लोअर मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में हवा का कोई झोंका ही नहीं। हमें किसी ना किसी तरह से एक नई और ताजी हवा के झोंके को लाना होगा। चाहे वो लू ही क्यों ना हो। बिल्कुल। मूर्खों वाली बात करते हो तुम। मार्क्सवाद का आक्रोश निकल रहा है। अरे वास्तव में आर्थिक हमारे मन पर इतना प्रभाव डालता है कि हमारी भावनाएं स्वाधीन नहीं हो पाती। मध्य वर्ग की परंपराएं, रूढ़ियां, मर्यादाएं
इतनी पुरानी और विषाक्त हो चुकी है कि हम उनके सामने यंत्र मात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर के उदार, उनमें सपने सब खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मानिक बाबू। क्या बिल्कुल सही? इंसान को हमेशा ईमानदार बना रहना चाहिए, ये नहीं कि टूटता फूटता चला जाए। अंकल जी, एक्सक्यूज मी अंकल जी, हाँ आप पगड़ी वाले अंकल जी, आप इन्हें विधानसभा का टिकट लाके दे दीजिए ना यार। जब पूरी व्यवस्था में ही बेईमानी हो तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है कि वो व्यवस्था द्वारा लादी गई नैतिक विकृति को अस्वीकार करे और झूठी मर्यादा को भी। लेकिन हम विद्रोह नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है हम भी जमुना की तरह परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। पर सभी तो जमुना नहीं होती। लेकिन जरूरी नहीं कि हम लड़े। नैतिक विकृति से अपने आप को अलग रख सकते हैं। उनकी मर्यादाशीलता सिर्फ परिष्कृत कायरता होती है। बेशक ऐसे आदमी को भला आदमी कहा जाता है, उनकी तारीफ भी होती है, परंतु उनकी जिंदगी बेहद करुण और भयानक बन जाती है। मसलन तन्ना। मैं आप सबको तन्ना की कहानी सुनाती हूँ। तन्ना वही महेश्वर दलाल का बेटा जिससे जमुना प्यार करती थी। कहानी का शीर्षक? हटाओ यार, तुम यहाँ कहानी सुनने आए हो। शीर्षक? तुमने मुझे घटिया पत्रिका सोच रखा है। अबे बकवास क्यों कर रहा है? चुपचाप कहानी सुन ले। तन्ना, आपने बुलाया मुझे? बैठ जा। सोच रहा था हरिद्वार निकल जाऊं, बाबा काली कमली वाले के भंडारे पे गुजारा हो जाएगा, फिर गंगा नहाऊं और परलोक पधारूं। पर अरे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तू तेरी बहनों को छोड़कर कहाँ जाऊं? तेरी माँ तो देवी थी जो स्वर्ग चली गई। महेश्वर दलाल तो पापी है, सो रह गया यहीं। अब सिर्फ तुम बच्चों की फिक्र है, वरना मेरी तो उम्र हो गई अब तीर्थ करने की। जिस उम्र में मुझे राम नाम जपना चाहिए, उस उम्र में मैं औरत की बात कर रहा हूँ। राम 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 राम। ऐसा सोचना भी गलत है, पर क्या करूं, सोचना पड़ रहा है तुम लोगों के खातिर। अब यह मत सोचना कि तेरे बाप को इस बुढ़ापे में किसी औरत का शौक चढ़ गया है। समझ रहा है ना तू? तू नालायक, तेरी 3-3 बहनें, अब कोई तो चाहिए जो इन सबका देखभाल करे। क्यों, ठीक है? इसीलिए मैं तेरे लिए एक सुशील कन्या ढूंढ रहा था, पर मिल ही नहीं रही। इसीलिए मैंने तय कर लिया, तेरे दूर की एक बुआ है, उसे ले आता हूं। बुआ? आपकी बहन कौन? नहीं जानते? यहाँ रहेगी तो जान जाओ। बाबूजी, हमारा घर छोटा है, सारे कमरे में इतनी जगह। मेरे कमरे में रहेगी, और क्या करूं तुम लोगों के खातिर? फिर तो तुम लोगों के साथ साथ मेरा बिस्तर, चिलम, हुक्का सब संभाल लेगी। जा बीड़ी लिया। आप सब लोग ऊल झुलूल बातें कर रहे हैं। मुझे तन्ना के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता था। सुना है मैंने उनसे, कितनी मार खाई है उसने अपने बाप से, आपकी जमुना के लिए। तन्ना, कहाँ मर गया? वो जमुना की माँ ने बुलाया था, वो चाह रहे हैं कि मैं घर जमाई बन जाऊं। और तू सुनकर आ गया? इसीलिए पैदा किया है तुझे, दहेज ना देना पड़े इसलिए दिमाग चला रही है बुढ़िया। पर जमुना से दहेज लेना ही क्यों? ओए, साले, जो चीज तेरे दिमाग में ना पड़े ना, उसमें मत पड़। तेरी 3-3 बहनें हैं शादी लाए, उसके दहेज के लिए पैसे कहां से आएगा? इसीलिए जितना जल्दी हो सके उस जमुना को भूल जा। और हाँ, उसकी मां मिले तो कह देना कि महेश्वर दलाल अपने बेटे की शादी एक पेड़ से कर देगा, लेकिन उस जमुना को घर नहीं लाएगा। चल। पर उसने भी आखिर में हार मानकर शादी कर ली ना। हार मानकर नहीं, मत मारकर, और वो भी जमुना के शादी के कई दिनों बाद। तन्ना, इधर आ। अरे इधर आ।
तेरी शादी तय कर दी है मैंने। पर मुझे भी शादी नहीं करनी। तू कौन है तय करने वाला? हाँ, लड़की देख आया हूं, उसकी माँ भी कमाल सुंदर है। उसे देखकर लगता नहीं कि उसकी इतनी बड़ी बेटी होगी। लड़की भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी बोलती है फटाफट, बहुत पैसे वाले हैं। भाई बहन तो है नहीं, एक अकेली माँ, वो भी सुंदर। समझ रहा है ना तू? हाँ, चल इसे उठा, इसे रख। बस ऐसे ही तन्ना की चुप्पी को हार समझकर उसकी शादी तय कर दी गई। शादी हुई, बच्चा हुआ, फिर उनकी बीवी उनको छोड़कर अपने मायके चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। एक तरफ तन्ना बेहद दुखी और अकेले हो गए थे। वही दिनों पूरे मोहल्ले में बात होने लगी कि तन्ना का बाप महेश्वर दलाल किसी लड़की के पीछे अपनी सारी कमाई लुटा देता था। घर का सारा बोझ तन्ना पर था। वो दिन में ARP में कार्य करते थे और रात में RMS में। फिर अचानक एक दिन डाक ले जाते कि स्टेशन पर तन्ना की मुलाकात जमुना से हुई। अरे तन्ना बाबू, मालकिन ये तो आपके तन्ना बाबू है ना? तन्ना, तन्ना बाबू कैसे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? कोई असुविधा हो तो बताना मुझे, उपाय मैं बताऊंगा। सफेद घोड़े की बाएं पैर की नाल। वहां बेटा अकेला बैठा है, तुम जरा देख लोगे राम भाई? अरे हाँ, तन्ना बाबू को देखिए मेरे दिमाग से निकल गया। आप बैठिए, मैं आता हूँ। काफी जिंदा दिल आदमी है। तुम्हारे बेटे के साथ खूब जमती है ना इसकी? हाँ, वो सब छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो? जैसा दिख रहा हूं उससे थोड़ा खराब। बीवी छोड़ गई, बच्चा भी उसी के पास है। अफसर ने तो मुझे निकम्मा करार कर दिया। ड्यूटी ऐसी कि 4 रातें और 4 दिन ट्रेन में ही करते हैं। यूनियन बाजी में बढ़ता नहीं हूं, इसलिए ना तो अफसर पसंद करते हैं ना ही साथी। तबीयत भी साथ नहीं देती। किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ। क्या बोले? कोई कहता है खून की कमी, कोई कहता है हड्डी का बुखार, कुछ तो कहते हैं मुझे टीबी हो सकता है, मगर कोई दवा काम नहीं कर रही। अरे मैं तो भूल ही गई, मालपुआ है मेरे पास। तुम्हें तो मीठा बहुत पसंद है ना? अब तक याद है। घर पर सब कैसे हैं? बाबूजी गुजर गए, दोनों बहनों की शादी हो गई। मंजली वाली अब भी घर पर ही है, गाली बकती रहती है, कहती है मेरे पैरों में कीड़े पड़ेंगे। कुछ दिन तुम छुट्टी लेकर हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? बड़ा घर है, नौकर चाकर तांगा सब है। हवेली में गिनती के ही लोग रहते हैं। मैं करूंगी जतन, आ जाओ। कुछ दिन बाद तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो वापस काम पर आ जाना। मैं देवदास नहीं हूं जमुना। मालकिन, अब हमें निकलना चाहिए। हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है और देखो समय भी तो हो गया है। तुम चलो, मैं आती हूँ। सोच कर देखना, लगे तो आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारी ईमानदारी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इंतजार करूंगी। चलती हूँ। इस घटना के बाद जब तन्ना घर वापस आए तो मानो बिस्तर ही पकड़ लिया। अफसर लोग चिढ़े हुए थे तो रात में माल ट्रेन की ड्यूटी लगा दी गई। होली का दिन था, रंग में भीगते हुए कांपते हुए तन्ना किसी तरह ड्यूटी पर पहुंचे। बुखार से उनका बदन तप रहा था। रात भर सीलन भरे डिब्बे में पड़े रहे। सुबह टुंडला स्टेशन आने पर धूप सेकने वो ट्रेन के दरवाजे पर आ गए। उनके पांव तब भी कांप रहे थे। सुना है किसी भारी चीज से उनके सर पर चोट लगी और
और वो बेहोश होकर गिर पड़े। आंखें खुली तो वो टुंडला के रेलवे अस्पताल में थे। उनके दोनों पांव कट चुके थे। मैं बाहर थी और तन्ना कमरे में अकेले। जमुना, मैं तुम्हारे यहां नहीं आ पाया। जी आप बताइए, किसी को तार भेजना हो तो? कोई नाम? जमुना, नहीं, मेरी बच्ची को ले आओ। नहीं, जमुना को बुला लाओ। वो जानती है मुझे। मेरे पिताजी का नाम महेश्वर दलाल है। पर जमुना, जी कोई पता? मुझे मेरे कटे हुए पैर देखने हैं। मुझे देखना है मेरे पैर कहाँ रखे हैं। ले आओ उन्हें, मुझे मेरे पैर देखने हैं। स्वर्ग का फाटक, रूप, रंग, आकार, जैसा आप अनुमान करें। फाटक के बाहर बैठा है रामधन, अंदर जमुना, श्वेत वासना, शांत, गंभीर। उसकी श्वेत शालीनता, उसका वैभव बिखर चुके हैं पत्ते पर पड़ी ओस की तरह। फाटक पर घोड़े की नाल जड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, असंख्य नाल। रास्ता जो बादलों की ओर जाता है, मानो तार का पुल जो रह रहकर कांप उठता है। बादलों में एक टॉर्च जलती है। तन्ना चला आ रहा है। आगे आगे तन्ना, पीछे पीछे घसीटते लड़खड़ाते उसकी दोनों कटी हुई टांगे। फाटक खुलता है, तन्ना अंदर जाता है। बाहर रह जाती है छिपकली की पूंछ की तरह छटपटाती उसकी टांगे। कोई बच्चा दूर रो रहा है। वो बच्चा तन्ना का है। क्या हुआ? कहानी का निष्कर्ष सुने बिना ही उठकर चले गए। तन्ना की मौत के बाद वो नौकरी आपको मिली और आप उनकी जगह आ गए। सृष्टि का यही नियम है, कोई मेरी जगह लेता है तो मैं किसी और की। ऐसी दुनिया चलती है। देखो, बारिश घिर आई है, लाइट जा सकती है। माचिस और लालटेन पास रख लो। खिड़कियां भी बंद कर लो। मुझे रात में आसमान में बादल देखकर डर लगता है। मुझे तो किसी की याद आती है। किसकी? थी कोई। फिर से कोई प्रेम कहानी? अब बोल भी दो। वैसे भी यहाँ पे बारिश बंद होने तक तो रुकना ही है। अगली प्रेम कहानी शुरू करने से पहले एक अनुरोध है कि थोड़ा संक्षेप में बताएं। मतलब? इसका अर्थ ये है कि जमुना और तन्ना के पूरे जीवन के वृत्तांत को अगर एक छोटे समय काल में बांध के बताया जाए तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगली कहानी का घटनाक्रम 24 घंटे में 19 जुलाई शाम 6 बजे तक। कहानी का शीर्षक? मालवा की उड़ानी, देवसेना की कहानी। गानों को
सूजी हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। फिर से देवदास, इसे पढ़कर रोना आता है? इसे बार बार पढ़ती क्यों? तुमने ही तो दी है। पता नहीं ये देवदास हर बार क्यों करता है? सच बताओ, देवदास पढ़कर रो रही थी या कल शादी इसलिए? अब बता भी दो क्या हुआ। ठीक है, अब मुझसे भी कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। अभी बनी नहीं और अभी से बातें छुपाने लग गई। एक दिन ना देखा ना, मेरे जीवित कौन पहने से कल के बाद न जाने ऐसी क्या मिला बिना नीला तो साला बाद। तुम जानती हो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मोह नहीं रहा और तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कभी कोई अधिकार नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे के निकट इसलिए आए क्योंकि हमारी अधूरी आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण बनाए, एक दूसरे को बल दे, प्रकाश दे, प्रेरणा दे, और इस पवित्रता को दुनिया की कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। मैं जानता हूं मेरी तमाम जीवन, चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में हो, तुम्हारा प्यार हमेशा मुझे बल देता रहेगा। फिर तुम इतनी अस्थिर क्यों? इसका मतलब यही है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है जो तुम्हें वो आस्था नहीं दे पा रहा। अब इसका क्या मतलब समझूं? माना कि इंसान को व्यक्त करने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, मगर ये मन उन शब्दों को सुनना चाहता है। अब बताओ क्या कहा तुमने? कब? अभी अभी, जब बिना बोले तुम मुझसे लिपट गई। मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ है तुम ही ने तो दिया। ले बोलते हो शब्द, हुन खुश मारे मेरे कोड़े पे मैंने कुछ तक है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, हम बातें करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह बोलना भी तो नहीं आता। माने अच्छा ठीक है, ये बताओ स्कंदगुप्त पढ़ ली? अच्छी लगी? तुम्हारे किसी दोस्त ने पढ़ी? कमो ने पढ़ने की कोशिश की पर उन्हें कुछ पल्ले नहीं पिया। कैसे दोस्त थे तुम्हारे? आपकी जमुना से तो बेहतर है। स्कंदगुप्त में देवसेना के बारे में पढ़ा? मैं चाहता हूं मेरी लिली उतनी ही पवित्र, उतनी ही सक्षम और उतनी ही मजबूत बने, बिल्कुल देवसेना की तरह। लो तुम्हारी बातें सुनकर बिजली भी चली गई। उसने हमें एकांत दिया है। बाहर गलीचे भी नहीं रहा है। स्वाभाविक है, बारिश जो होने वाली है। आओ इस अंधेरे में हम एक नया खेल खेलते हैं। खेल? हाँ, पता नहीं शादी के बाद खेल पाओ या नहीं। बाहर देखो, कुछ दिख नहीं रहा। बैंगनी बिजली चमकती है, जो सबसे पहले दिखे बताना। जल्दी बताओ। लंबी सकरी गली, पक्के मकान, खाली चबूतरे, बंद खिड़कियां, सूने बाजार, उदास कोठे। और लिली, सब कुछ क्षणभंगुर चमकती बिजली की रोशनी में देखती है, सहसा विलीन हो जाती है, जैसे कोई रहस्य हो। लिली वही खड़ी रहे, वही बिल्कुल खिड़की के पास। तुम्हें बारिश पसंद है ना, तो भिगोने दो उसे। ये बूंदे मत पोछो, हिलो मत। तुम्हारे माथे पर पानी की बूंदे, एक भीगी लट, माथे पर पानी बहता हुआ सर आए गलों तक, गर्दन तक। एक बूंद तुम्हारे होठों पर
जो बिजली की रोशनी में चमकती है। हट, नहीं, ये हवाओं के झोंके मुझे फिर से छेड़ रहे हैं। तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, मैंने ठंड नहीं लग रही, पर तू निरा ही शुदाई है। कभी कभी हो जाता हूँ। कल शाम को शादी है मेरी। कुछ पल है हमारे पास, कुछ घंटे अभी बाकी हैं। एक काम करो, जल्दी से सो जाओ, कल सुबह घूमने चलेंगे। जी आज राती आंख लगी तो कल तड़के उठ भी जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह हम दोनों निकल गए। पुरानी ट्रेन के पटरियों पर घूमते रहे। कभी घास पर नंगे पांव चलते, तो कभी पेड़ से फल तोड़कर खा लेते। लिली फल बटोर रही थी, मैंने उसे सांप का केचुल दिखाया। फिर हम पुरानी कब्रों पर घंटों बैठे रहे। हमने बहुत सारी बातें की। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जो लड़की एक रात पहले इतना रो रही थी अब वो खिलखिलाकर हंस रही है। बातों बातों में वक्त का पता ना चला। जब तक मैं और लिली घर पहुंचे, बारात आ चुकी थी। दिन भर घूमने से लिली को बहुत भूख लगी थी। उसने जल्दी से कुछ खाया और तब तक हमने उसे तैयार कर दिया और वो रोने लगी। कल से ये सारा घूमना फिरना सब बंद। पता नहीं उस पिंजरे में मैं कब तक रह पाऊंगी। दुनिया की हर लड़की पैदा होकर शादी करती है। तुम कोई नई और अनोखी हरकतें नहीं कर रही हो। शादी से पहले हर लड़की यही सब करती है और शादी के बाद अपने दोस्तों को भूल जाती है। तो इसलिए आंसू पोंछ और चल बाहर। कुछ आंसू बचा कर रख विदाई के लिए। और कहानी खत्म। अरे अभी तो मजा आ रहा था और आप कह रहे हैं कहानी खत्म। तो इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि खुली हवा में घूमना तथा सूर्यास्त से पहले खाना खा लेने से शारीरिक और मानसिक व्याधियां शांत होती है। यानी खाओ और बदन बनाओ। ये क्या बेसिर पैर वाली बातें कर रहे हैं आप मानिक बाबू। और मानिक बाबू, अगर आप उस लड़की से इतना ही प्यार करते थे तो उसकी शादी कहीं और हो जानी कैसे दी? प्यार में हमेशा एक दूसरे को पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। हम सबके भीतर एक वीरानी स्त्री होती है और उसी वीरे को हम प्रेम कहते हैं। वही ये कहानी सुनाती है। पर इतना तो बता देते कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई, आपकी और उसकी दोस्ती कैसे हुई। अच्छा, यानी आप लोग चाहते हो कि कहानी का घटनाक्रम 24 घंटे में सीमित भी रखूं और उसमें आपको पूरी महाभारत भी जानना है। वाह भाई वाह। वैसे आप लोगों को इतना बता सकता हूं कि जिस लड़की को मैं प्यार से लिली कहता था, असल में उसका नाम लीला था और उसकी शादी महेश्वर दलाल के बेटे तन्ना से हुई थी। तन्ना? जिससे जमुना प्यार करती थी? तो ये है वो लड़की जिसे महेश्वर दलाल ने पसंद किया था, जिसे अपने रूप, अपने पढ़ाई पर बहुत घमंड था। आपको तो बहुत पता है। तन्ना ने कभी नाम नहीं बताया, पर दुखी था जब ये लीला उसे छोड़ गई। No, no, no! I can't stay here anymore. क्या हुआ? हमसे कोई भूल हो गई? मेरा बच्चा ऐसे माहौल में नहीं पड़ेगा। पर हुआ क्या? ये तो बताओ। मुझसे झूठ बोला गया कि तुम पढ़े लिखे हो, पर तुमने तो इंटर भी पास नहीं करी। अब बताओ, है हम दोनों में कोई मेल? तुम्हारी मंझली बहन दिन भर गाली बकती रहती है और तेरा प्यो किसी चुग्गी चौपड़ी वाली के पीछे पागल होया फिरता है। तुम टांगे में बैठो, सामान मैं पहुंचाता हूं। और अगर लगे तो वापस आ जाना। सुनो, क्या मैं एक बार अपने बच्चों को देख सकता हूं? आप तो हमें उलझा रहे हो। आपने तो तीनों कहानियों को मिला दिया। ठहरो, आपको जमुना से प्यार था। जमुना तन्ना से प्यार करती थी, फिर वो आपसे प्यार करने लगी। उसकी शादी हमारे यहाँ के एक जमींदार से हुई। फिर आपको लिली से प्यार हुआ, उसकी शादी तन्ना से हो गई। यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है? क्यों समझ में नहीं आया? नहीं आया भी और नहीं भी।
मतलब एक कहानी में अनेक कहानियां। अनेक कहानियों में एक कहानी। आपके पास कोई सीधी सरल प्रेम कहानी नहीं है? प्रेम तो कभी सीधा होता ही नहीं। कोई ऐसी कहानी जिसमें आपको लड़की से प्यार हो और लड़की को आपसे। है मेरी अंतिम प्रेम कहानी। कहानी का शीर्षक काले बेत वाला चाकू। प्रेम कहानी का शीर्षक चाकू? मेरे मोहल्ले से मार्केट जाने का शॉर्टकट एक झोपड़पट्टी से होकर जाया करता था। वहां के लोग क्या करते क्या नहीं किसी को ध्यान भी नहीं, ना कोई उस बारे में सोचता। मेरी मुलाकात सती से वही हुई। अरे ओ माणिक भैया, राम राम। राम राम। जरा ये हिसाब जोड़ दो ना। भाभी ने मुझे दही लेने के लिए भेजा है। तो चले जाते, अब आ गए हैं तो जोड़ ही लीजिए। आपको हिसाब नहीं आता? 10 तक आता है, उंगली खत्म, हिसाब खत्म। चाचा, ये आपकी बेटी है? बेटी बेटा सब यही है। पर आपको देखकर आपकी उम्र का पता नहीं लगता। अरे 18 साल का था मैं जब ये मुझे सड़क पे मिली, अकेली रोती हुई। तब से मैं इसका बाप और मैं इसकी माँ। साले कमीने, मुझे खरीदेगा? उससे पहले ये छुरी होगी तेरे छाती के आर पार। अरे ओ, अब किससे झगड़ा मोल ले लिया? अरे अजीब आदमी है यहाँ, वो मोटा लाला। किसी दिन उसे छुरी से उसके पेट में हवा निकाल दूंगी। चुप कर, अपने आप को देख। जान ना पहचान सबसे हंस खेल के बात करेंगे तो यही होगा। क्यों, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। आप हो मेरे सच्चे दोस्त, आपको तो हिसाब भी आता है। अब तो दोस्ती पक्की। वैसे भी जहां किसी ने बुरी नजर डाली, इसी छुरी से आंखें निकालूंगी। माणिक, तुझे कब से भेज रखा है? तेरे भैया वहां इंतजार में बैठे हैं कि तू बाजार से दही लेके आएगा और तू घर चल। मैं सत्ती से रोज मिलने लगा। अरे हिसाब किताब में मदद करने के लिए। मेहनत करने वाली स्वाधीन लड़की में कोई बात तो थी जो ना तो पढ़ी लिखी लिली में थी, ना ही घरेलू जमुना में। मेरा आकर्षण सत्ती के लिए बहुत बढ़ गया, पर हर बार उसकी कमर पर बंधी हुई छुरी देखकर चुप हो जाता। मुसीबत तो और भी थी। आखिरी बार कह रहा हूं, तेरे यार को बोल दे यहाँ और आया ना करे। जब तब आ जाता है, उसके चक्कर में देख देख काम चौपट हो चुका है। उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। चुप कर, जुबान लगी मुझसे। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कबूतरों की जोड़ों की तरह गुटर गुगड़ना बंद करो। देखा नहीं जाता। मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। अब तो तू बोलेगी ही, कान खोल के सुन ले। बोने को चांद छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गलती कर दी उस दिन, तुझे साथ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। तुझे वही छोड़ा था ना, तो चील, कौवे, गिद्ध सब नोच खाते ना, तब पता चलता। तू छोड़ आता, उनसे बचाकर क्यों ले आया? तुझे नोच खाना खाना। सती, उन घरों में रहने वालों का भरोसा मत कर। वो मानिक महेश्वर साहब सिर्फ एक है। मानिक से तुझे सिर्फ दुख मिलेगा। और ये देख, ये देख, गहने दे गए हैं महेश्वर तेरे लिए, पहन ले। माणिक, माणिक, ये क्या लिखी जा रहा है? तू पागल हो गया? उस लड़की के प्यार में ये जो कविताएं लिखी है ना, वो तो शायद पढ़ भी नहीं पाएगी। शर्म कर माणिक, और खबरदार जो अब तू उससे मिलने गया, बहुत पढ़ाई हो गई। अब कोई नौकरी ढूंढ ले। कब तक चलेगा ये सब? पर मुझे और पढ़ाई करनी है। जितना बोल दिया जाए उतना कर। उस झोपड़पट्टी वाली के साथ रह के तमीज भी भूल गया है।
दोनों के घरों में झगड़े बढ़ते गए, पर वो जितना मना करते हमारा प्यार एक दूसरे के लिए उतना बढ़ता गया। अब हम खुलेआम मिल नहीं पाते थे, पर हमने मिलना छोड़ा नहीं। जिस दिन मैंने इंटर पास किया, हम फिर से मिले। डरो मत, किसी ने मुझे आते देखा नहीं है। किस्मत है रूठ गई है हमसे, अब तो तुमसे मिलना भी नहीं होता। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? प्रसाद। तुम्हारे पास होने की खबर सुनते ही मैं मंदिर चली गई। अब तो तुमको नौकरी मिलेगी और तुम यहाँ से दूर रहोगे, और मैं भी। मुझे नौकरी नहीं करनी। घर पर भी वही बवाल है। भाभी भैया को नमक मिर्च लगाकर बोलती है। पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे और पढ़ो, और चाहिए तुम्हें और ला दूंगी। उदास मत हो, अगर मैं यहाँ रही तो मैं दूंगी पैसे, अगर ना रही तो भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो और एक पैसे कहाँ से आए? मैंने नहीं रख सकता। महेश्वर दे गया है चाचा को मेरे लिए। महेश्वर? वो तना कबाब? हाँ, उसे मैं पसंद हूँ। रोज घर आता है, चाचा के साथ दारू पीता है। पर तेरे चाचा? वो चाचा नाम का है बस। उसकी नजर, नियत सब बदल चुकी है। कभी कभी लगता है यहाँ से भाग जाओ। तुम ही बताओ मानिक बाबू, क्या करूं? बस एक बार मुझे घर से बाहर आने दो, सबको देख लूंगा। उस महेश्वर ने कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, सत्ती के साथ जो भी गलत करेगा वो मरेगा, वो चाहे चाचा हो या महेश्वर। अरे आइए आइए महेश्वर साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। आहा, ये है ना असली माल। असली माल तो तूने छिपा रखा है। लाओ ना। ये तो मिल ही जाएगी, पर मुझे कब मिलेगी? अरे आप ही की है, जब चाहिए तब रख लो। बात कर ली तूने उससे? आज रात कर लूंगा। अभी? अरे दो तो सही। सत्ती, पानी ले आओ और गिलास भी। अरे कहां मर गई, जल्दी आ। बैठ जा, डाल भी दे। पिला भी दे। तू भी पी ले सकती, पी ले। छूने से पहले सोच लिया कर महेश्वर, नहीं तो अगली बार छूने के लिए हाथ भी नहीं रहेगा। इतना गुस्सा? चमन, अगर ये आग मुझे नहीं मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कैसे नहीं मिलेगी, मैं बैठा हूं ना इधर। बैठ मत, उठ। तेरे दारू के लिए मैंने बहुत पैसे दिए। और चाहिए? तेरे गांजे के लिए भी बहुत दिए। और चाहिए? बाद में मुझे भी तो कुछ चाहिए। जी जी, अंदर है, ले लीजिए। बाहर से कुंडी लगा के पहरा देगा ये संतरी। जाओ, डर किसका है? सत्ती के हाथ से वो चाकू ले ले किसी तरह, बस जा। सत्ती, कुछ चाहिए इन्हें? क्या? आसमान से उतरकर जमीन पर लौटकर खाई में कूदना चखना चाहिए। कब से खाली दारू पिए जा रहे हैं? अरे आजा। तू हट महेश्वर। चाचा, ये चाकू चाहिए मुझे, ला दे। दूर हट चाचा, अब इसी चाकू पर भरोसा है मुझे।
शूट कर दूंगा तुझे साली। ओए, जानवर, डरा धमका कर ये तो मिलने से नहीं। ये ले जेवर, दे देना उसे। और हाँ, कल कोर्ट से कागज बना कर लाऊंगा, दस्तखत कर देना, ले जाऊंगा मैं इसे। चल। दरवाजा खोल सत्ती, खोल साली दरवाजा। तुम मेरे यहाँ मत आना। चमन ठाकुर तुम्हारा रक्त करने पर उतारू है। 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तुम्हें मेरी कसम, तुम इन सब में मत पड़ना। मेरे पास मेरा चाकू है, जरूरत पड़ी तो तुम तो साथ दोगे ना। सत्ती, 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 मानी बाबू, आपने सत्ती को देखा है? सुना है बड़ा यार रहता है उसका इधर। दिखे तो कहना, गंजेड़ी समझ के हल्के में ना ले। ये फौजी का एक हाथ भी ना उसके लिए काफी है। मानिक, मानिक, मुझे तुम पे भरोसा है और पता है तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। हमारे खानदान का बहुत नाम है और ये नाम ऐसा ही बना रहे, इसलिए तुम उन छोटे लोगों से बचकर रहना। ये लोग बहुत ही कमीने और घटिया किस्म के होते हैं। इनके मुंह ना लगो तो बेहतर है। जाओ अंदर, जाओ अंदर। जी बोल। मानिक बाबू, मानिक बाबू, बोलो। मानिक बाबू से मिलना था। वो यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं है। वो आएगा तो उसे बता दूंगी। क्या? यही कि तुम उससे मिलने आई थी। आपको मेरा नाम पता है? हाँ। सत्ती, कहिएगा सत्ती आई थी। मानिक बाबू, मुझे पता है आप हो वहां उस खिड़की के पीछे। घबराओ नहीं, मैं जा रही हूं। सत्ती, जो सब चाहते थे वो हो गया। क्या हुआ? महेश्वर दलाल मेरे कमरे में घुस आया। चमन ठाकुर बाहर से कुंडी लगाकर चला गया। फिर क्या हुआ? याद नहीं। तुम क्यों उदास हो? अब मेरी भी पढ़ाई बंद समझो। भाभी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो पैसे नहीं देंगे। पता नहीं फीस कहां से भर पाऊंगा। ये लो अंगूठी, सोने की है, बेच दो इसे। इससे जो पैसा मिले उसे फीस भर देना। ये कहां से आई? महेश्वर दलाल दे गया है। कहता है शादी करेगा मुझसे। कागज है उसके पास। कहता है कानूनी कार्रवाई करेगा। चाचा ने मुझे पैसे लेकर बेच दिया। खुशी से रखिएगा मुझे। तुझे डर नहीं लगता? जवान होने से डर लगता है, रात को सोने से डर लगता है। पर तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? मुझे यहां से निकलना है। तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, मेरे आपके सिवा कोई नहीं है। और आप हो कि कोई रास्ता ही नहीं बताते। अब मुझे चलना होगा। भैया का ऑफिस से आने का टाइम हो चुका है। मुझे अब चलना होगा। उस माणिक में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? दूर हट महेश्वर, पास ना आ। पूरे 5,000 दिए तेरे चाचा को। चाचा ने बेच दिया मुझे। चाचा ऐसे नहीं कर सकता। कर दिया।
तो जो करना है हमें करना है। ए! पहले तो देखकर मुस्कुराती थी, अब क्या हुआ? ये चाकू दूर रख। मानिक बाबू, क्या हुआ? चलो मैं वैसे सारे पैसे जेवर से बांध लाए, चलो हम यहाँ से भाग जाएंगे। इतनी रात को सब कुछ ठीक है क्या? महेश दया मेरे कमरे में घुस आया, चमन ठाकुर बाहर से कुंडी लगाकर चला गया, चाचा ने मुझे पैसे लेकर भेज दिया। चलो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, हम पुलिस के पास जाएंगे। हम मर जाओगी पर वापस लौट कर नहीं जाओगी। तुम ही कहीं नहीं, चलो ले चलो मुझे यहाँ से बाहर। मैं बहुत काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, जो कहोगे करूंगी। चलो ना, वो यहाँ तक आ जाएंगे, चलो। ये चाकू दो मुझे, ये चाकू दो। ये शरीफों का मोहल्ला है, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। लाओ, दो मुझे। वो रात मेरे जीवन की सबसे काली रात बन गई। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। चमन और सती अपना घर छोड़कर जा चुके थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने सुबह सुबह एक टांगे को जाते हुए देखा, जिस पर कुछ सामान लदा था और चमन बैठा हुआ था। साथ में सफेद चादर में लिपटी हुई एक लाश। महेश्वर गायब हो गया। लोगों का कहना था कि सती को मेरे यहाँ से ले जाने के बाद महेश्वर ने उसकी इज्जत लूटी और फिर चमन और महेश्वर ने मिलकर उसका गला तोड़ दिया। महेश्वर दलाल अपने रिश्तेदारों की बात छिप गया। बहुत रात हो गई है, आप लोग यही सो जाइए। चिमनी से निकलने वाले धुएं की तरह एक सतरंगी इंद्रधनुष धीरे धीरे उग रहा है। इंद्रधनुष के दोनों ओर जलते हुए होठ, कांपते हुए। दाएं ओर मानिक का होठ, बाएं ओर लीला का। नीचे धरती पर महेश्वर दलाल एक गाड़ी खींचते हुए आता है, जिस पर चमन ठाकुर बैठकर भीख मांगता है। गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे, जमुना का बच्चा, लीला का बच्चा, सती का बच्चा। चमन ठाकुर का एक कटा हुआ हाथ अंधे अजगर की तरह आता है, बच्चों की गर्दन में लिपट जाता है, मरोड़ने लगता है। इनका गला घुट रहा है। इंद्रधनुष के दोनों ओर प्यासे होठ और करीब आ जाते हैं। तन्ना के दोनों कटे हुए पैर अंधे अजगर की तरह झूमते हुए आते हैं, जिस पर घोड़े की नाल जड़ी है। बच्चे उनसे कुचले जाते हैं। हरी घास दूर दूर तक। बारिश में साइकिल से कुचली हुई फैली है।
कर गाढ़ा हो गया है। इंद्रधनुष की छाया तमाम पहाड़ों और मैदानों पर फैली हुई है। माएँ रो रही है। जमुना, लीला, सती। इंद्रधनुष के दोनों ओर प्यासे होठ और करीब आ रहे हैं, और करीब, और करीब। एक काला चाकू इंद्रधनुष को रस्से की तरह बीच में से काट देता है। दोनों होठ गोश्त के मुर्दा लोथड़ी की तरह गिर जाते हैं। चीले, 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 अनगिनत चीले, अनगिनत चीले। इसका मतलब प्रकृति ने तुम्हें खास काम के लिए चुना है। और डरो नहीं, वो सूरज का 7वां घोड़ा तुम्हारे लिए लेकर आया है। उठो। आप जमींदार के गांव के जहां जमुना की शादी हुई, मैं तन्ना की दोस्त और माणिक बाबू खुद, हम सब यहाँ मिले एक कमरे में। हम सब की अलग अलग कहानियां, फिर भी एक कहानी का हिस्सा। आपकी ये कहानियां सुनने में 7 दोपहर बीत गए। क्या इसका भी कोई तात्पर्य है? सूरज का 7वां घोड़ा। इसका क्या मतलब है? सूरज के 7 घोड़े होते हैं जो उसके रथ को आगे खींचते हैं। सती। सती जिंदा है? ये कहानियां प्रेम की नहीं, हमारे वास्तविक जीवन की है, जिसमें मध्य वर्ग जी रहा है, जहां सिर्फ अनाचार, निराशा, कटुता, अहिंसुता, हिंसा और अंधकार है, जहां सूरज का रथ टूट चुका है, उसको खींचने वाले घोड़े थक चुके हैं, किसी की दुम कट चुकी है तो किसी का पैर उखड़ चुका है। अब बचा सिर्फ एक घोड़ा, जिसके पंख अब भी साबुत है, जो सीना ताने गर्दन उठाए आगे चलता है। वो घोड़ा भविष्य का है, तन्ना, जमुना, सती के बच्चों का घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा। हेलो, चेक। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी भारी मात्रा में आए और हमारे नए कलाकारों का आपने मनोबल बढ़ाया। आप सबके लिए जोरदार ताली। नाटक की थीम थोड़ी मैच्योर थी और हम लोग ने बहुत सारे ट्रुथ्स को रियलाइज किया। उनमें से एक ट्रुथ ये है कि हम हमेशा रिसोर्सेज और ये और वो फलानी चीज़ों को देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है, लेकिन एफर्ट क्या लग रहा है, उस एफर्ट के लिए सर आप लोग एक बार
मैं अपने कलाकारों का आपसे तारुफ कराना चाहूंगा। सबसे पहले इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, मन की भूमिका में थे खुशी गोस्वामी, ओम प्रकाश कर रहे थे विभूति शर्मा, श्यामली का कैरेक्टर कर रहे थे अपराजिता सिन्हा, मानिक कहानीकार सुजीत नंदी, पास्ट के मानिक का किरदार निभा रहे थे अभिषेक मंडल, जमुना के किरदार में थी मुस्कान ठाकुर, तन्ना के किरदार में थे राघव कपूर, दो किरदारों की भूमिका में थे जमींदार और महेश्वर, वेद प्रभास, रामधन और चमन ठाकुर की भूमिका में थे अंकित शर्मा, लिली की भूमिका में थी तरनवीर, शक्ति की भूमिका में खुशबू गिरी और भाभी की भूमिका में सपना। मैं अपने कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अवनी मैम, पूनम नंदा मैम, शिखा मैम, ब्रिगेडियर मेहता सर, आशु खोसला मैम, आशीष खोसला सर, निष्ठा आनंद मैम, विशाल आनंद सर, विपिन पब्बी सर, जो कि हमारा प्यार और सारी चीजें देख रहे थे। PR और प्यार में सिमिलैरिटी है। चरणजीत सर भी, केसरी मैम, विवेक आत्रे सर, जिनके एस्टीम्ड गेस्ट हमारे साथ आज ज्वाइन किया है। हमारे पेट्रन्स हैं खोसला सर, सरोज खोसला मैम, थैंक यू सर एंड मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। हम एक्नॉलेज करना चाहेंगे DSW टीम को, आउटरीच टीम को, ऑपरेशंस टीम को, और हमारे पार्टनर्स हैं रोटरी, रायला, लायंस एंड CII, उन सब के लिए भी जोरदार तालियां। देखिए, एक नाटक जब बनता है तो बहुत सारे लोगों का उसमें एफर्ट होता है, और मैं अटल बिहारी वाजपेयी की मुझे आज पता नहीं क्यों एक 4 लाइनें याद आ रही हैं कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगू, हो कुछ भी मगर हार नहीं मानू। तो इस जज्बे के साथ, इस सोच के साथ हमने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, उनके साथ काम किया है, और ये सब लोग बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इनका आर्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप सब लोगों के सामने ये सब लोग थिएटर कर रहे हैं। और हम शूलिनी यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी, अमन कारपेंटर, टैगोर थिएटर के सभी कर्मचारियों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही नाटक हो पाता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी मैम नीलम मैम, हमारी प्रोफेसर NSD से मैम हमारे साथ हैं। मैम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज की महफिल हम यहीं आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ, प्रियांश और हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथी हैं, वो भी, और कॉस्ट्यूम में हमारे साथ थी शिवानी। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो सब लोग हमारे पीछे मंच के कलाकार आगे आ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।